बहुत अच्छा किया सतपाल मलिक का इशू लिया, क्योंकि सरकार पूरी तरह से चाहती है कि इस इशू पे मिट्टी डाली जाए और इस पे कोई बात नहीं हो। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है कि इस देश की राजनीति में इतना निम्न स्तर उतर चुके हैं नेता कि क्या चुनाव जीतने के लिए सैनिकों की शहादत करवाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स की शहादत करवाएंगे। और ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि ये सवाल सत्यपाल मलिक ने उठाए जो उस समय राज्यपाल थे। बहुत दिनों के बाद अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया कि इनका जमीर इतना देर से जगा क्यों। सवाल जमीर जगने का नहीं है। एक तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हम जैसे कहते कि सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो भूला नहीं कहते। देर से जमीर जगा, जगा तो सही, आपका जमीर कब जगेगा? ये जब सवाल पूछूंगा तो फिर इनको पीछे देखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सत्यपाल मलिक की उसी इंटरव्यू पे आएंगे तो उन्होंने कहा कि ये हादसा होने के तुरंत बाद मैंने एक बात कही थी कि मुझे बहुत बड़ा दुख होता है, और मैंने प्रधानमंत्री जी को बात कही। प्रधानमंत्री जी कहीं अंदर थे, कोई शूट कर रहे थे किसी इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल के लिए, कोई जंगल में, वहां से बाहर आए। फिर मेरे से बात हुई, तब उन्होंने कहा कि अभी आप चुप रहिए, इस पे कुछ मत बोलिए। उसके बाद उन्होंने जो देश के सुरक्षा सलाहकार हैं डोवाल साहब, उनसे बात की, और उनसे तो उन्होंने बहुत फ्रैंकली बात की, क्योंकि वो डोवाल साहब उनके वर्ग मित्र भी है। एक क्लासमेट होने का एक एडवांटेज होता है। उसके बाद जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप चुप रहिए, अभी कुछ मत बोलिए। तो एक राज्यपाल होने के नाते और प्रधानमंत्री और सुरक्षा सलाहकार देश का यदि कहे चुप रहिए, तो उन्हें लगा कि ये देश की सुरक्षा का मामला है, कुछ तो इसमें गड़बड़ हुई है। हवाई जहाज क्यों नहीं दिए, ये तो बाद में बात है। आरडीएक्स आया है और वो लोग उड़ाए गए हैं। हो सकता है कि सरकार के पास कोई इनपुट हो, कुछ और इंफॉर्मेशन हो। अब सरकार भी लगी है युद्ध स्तर पे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान का नाम से बिल फाड़ा गया, धनाधन पाकिस्तान पाकिस्तान हुआ। और उसी इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में वो ये कहते हैं कि बाद में मुझको रियलाइज हो गया कि ये चुनाव जीतने के लिए इसका उपयोग करना चाहते थे। ये उनको बाद में रियलाइज हुआ। यदि उसी समय रियलाइज होता तो वो बोलते। उन्होंने पुलवामा वाले केस में, क्योंकि एक आध दो अखबारों में भी ये छपा था, शायद इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू कहीं अंदर के पन्ने पे, कि हवाई जहाज मांगे गए थे, सरकार ने दिए नहीं। लेकिन तब पाकिस्तान के खिलाफ इतना लोगों में गुस्सा था, और जब सरकार ने ये पूरा बिल पाकिस्तान के नाम से फाड़ दिया था, गिने चुने कुछ हमारे जैसे लोग हो या कुछ नेता हो, जब उन्होंने सवाल उठाया कि भाई इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं मिला, ये हमले के लिए इंटेलिजेंस इनपुट फेलियर है क्या, तब सब लोग टूट पड़े कि देशद्रोही है, यहाँ 40 लोग मर गए और तुम इस बात को सोच रहे हो, सरकार को ढूंढ रहे हो। अभी देखिए सरकार क्या करती है। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सरकार ने बता दिया हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये किया वो किया हमने। अब इसके बाद पाकिस्तान मुड़ के भी नहीं देखेगा, पाकिस्तान घूम के भी नहीं देखेगा, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी। ये नरेशन 2019 में बनाया गया। लेकिन क्या हो रहा है, अभी पिछले सप्ताह एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया और हमारे जवान शहीद हुए। आतंकी हमले अभी भी बरकरार है। तो उस सर्जिकल स्ट्राइक से जो पाकिस्तान का आतंक खत्म होना था वो नहीं हुआ। उस नोटबंदी के कारण जो आतंक खत्म होना था वो नहीं हुआ। आतंकी अपनी गतिविधियों पे लगातार गतिविधियां कर रहे हैं। आर्मी भी मुकाबला कर रही है, लोग भी मुकाबला कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो चीजें खत्म होनी थी वो नहीं हुई। सत, सतपाल मलिक ने उठाए हुए सवाल जो है वो सही है। हवाई जहाज मांगे गए थे, ये लेटर है। गृह मंत्रालय ने मना किया, ये भी लेटर है। इस पे सरकार क्या जवाब देगी कि क्यों मना किया? 3,000 का पूरा कॉन्टिंजेंट जब आपको मूव करना है और उस रोड से मूव करना है कि जो मूवमेंट के लिए ठीक नहीं है, उस पुलवामा पे ये हमला होने के बाद पुलवामा कोई सैनिटाइज नहीं हुआ। इस हमले के बाद उसी पुलवामा सेक्टर में कई आतंकवादी हमले हुए हैं। इसका मतलब वो आतंकी हमलों के लिए जाना जाने वाला एरिया था। ऐसे में आपने सैनिकों को मरने के लिए क्यों झोंक दिया? इन तमाम सवालों के जवाब कुछ नहीं है। मैं जानता हूं, मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मुझे उनकी साफ गोई पे बहुत विश्वास है। लेकिन वो साफ गोई वाला आदमी आज रक्षा मंत्री है, तब गृह मंत्री था, वो भी उसके लिए बोलने के तैयार नहीं।
मैं दूसरे सवाल पे आता हूं। क्या सिर्फ पुलवामा पे बात हुई थी? बात तो जम्मू कश्मीर में होने वाले भ्रष्टाचार पे हुई थी। बात अनिल अंबानी की एक हाइड्रो कंपनी और एक इंश्योरेंस कंपनी को काम देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी मुझे। ये बात तो उन्होंने, उनका जमीर तो तभी जगा था जब वो गवर्नर थे। नाम उन्होंने आर माधव का तो बाद में लिया। पहले तो उन्होंने कहा कि एक बड़े लोग आए थे, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को बोला। राज्यपाल रहते हुए जम्मू कश्मीर के यदि उन्होंने ये आरोप लगाए तो उनका जमीर तो तब जग गया था। सरकार का जमीर क्यों नहीं जगा? जो इंक्वायरी की नहीं जगा। जब वो गोवा भेजे गए राज्यपाल, गोवा में भ्रष्टाचार के कुछ मामलों को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को आगाह किया। प्रधानमंत्री एक आदमी को मिलने के लिए बार बार गवर्नर को बोलते रहे, गवर्नर ने वो काम नहीं किया। ये भ्रष्टाचार का मामला उन्होंने राज्यपाल होते हुए उठाया। जमीर उनका जग गया था, सरकार का जमीर कहां था? जब उन्होंने ये कहा कि किसानों के बिल, एक सेकंड, तीसरा उदाहरण दे रहा हूं, तीसरा नहीं, तीसरा उदाहरण दे रहा हूं। तीसरा उदाहरण उन्होंने ये किया कि जब किसान के तीनों बिल वापस लेने थे और जब उन्होंने कहा कि 700 किसान शहीद हुए हैं, मरे हैं, ये बिल वापस लीजिए, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो मेरे लिए मरे हैं क्या? ये वक्तव्य उन्होंने राज्यपाल होते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर आके तुरंत दिया। उनका जमीर जगा था, जमीर आपका जगना था। रही बात इस्तीफे की, वो इस्तीफा क्यों दे? वो तो गवर्नर पद पे रह के गंदगी साफ करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने पुलवामा पे दुख जताया था, प्रधानमंत्री को दुख जताया था, डोवाल साहब को, और आज जनता के सामने बोल रहे हैं। तब शायद राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है करके चुप रहे होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में वो तब भी बोले और उनके होते हुए उन्होंने वो भ्रष्टाचार वहां होने नहीं दिया। उनको गोवा भेजा गया, गोवा में उनको भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, तो वहां से उनको तीसरी जगह भेजा गया। जहां गए पूरे कार्यकाल में उन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं होने दी। तो उनको लगा कि मैं कम से कम इस पद पे रह के गड़बड़ तो रोक सकता हूं, इसलिए नहीं इस्तीफा दिया। लेकिन जमीर इस सरकार का कहां है कि भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई, उसमें 3 पार्टियां हैं। आर माधव है, राम माधव जिनका नाम लिया गया, राज्यपाल है जिन्होंने नाम लिया, और रिश्वत देने वाली अनिल अंबानी की पार्टी, एक तीसरा नाम है। लेकिन सीबीआई की नोटिस सिर्फ आती है तो एक आदमी को पूछा जाता है, मलिक साहब को। सीबीआई ने राम माधव को क्यों नहीं कहा कि आप पे ये चार्जेस है, और राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल ने लगाए हुए चार्जेस है। सीबीआई अब वो गवर्नर नहीं है तो क्यों एक्टिव हुई? तभी सीबीआई क्यों नहीं एक्टिव हुई? सीबीआई का जमीर कहां था तब? सवाल उठता है। आज वो बोलने लगे तो सीबीआई, आज सरकार जरा कटघरे में खड़े हो गई तो सीबीआई का जमीर जग गया। सीबीआई का जमीर अभी भी गोवा वाले भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं जगा है? और सवालों के जवाब दीजिए ना, जमीर के बाद बात करेंगे। चलो, उन्होंने देर से कहा, आप तो समय पे बताइए, समय रहते बताइए कि विमान क्यों नहीं भेजे थे। समय रह के बताइए कि 300 केजी आरडीएक्स 15 दिन गलियों में कैसा घूम रहा था। समय रहते बताइए कि एक गवर्नर को 300 करोड़ की रिश्वत कैसी दी, ऑफर की गई। समय रहते बताइए कि राम माधव का रोल क्या था। समय रह के बताइए कि अनिल अंबानी की कंपनी क्या करना चाहती थी। समय रह के बताइए गोवा के भ्रष्टाचार का क्या हुआ था। जमीर उनका लेट से जगा, आपका तो जमीर समय पे जगे। सरकार का जमीर, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये जमीर क्यों नहीं जग रहा है? जमीर की बात करते हैं। सवाल पूछा, कलकत्ता कहां है, लखनऊ से कलकत्ता कैसा जाया जाता है? वो आप बॉम्बे का रूट बता रहे हो, या बता रहे हो कि रसगुल्ला तो बंगाल, लखनऊ में मिलता है, कलकत्ता क्यों जा रहे हो? अरे मैं रसगुल्ला खाने के लिए जा रहा हूं कि ममता बनर्जी को मिलने जा रहा हूं, ये मेरे पे छोड़िए, मैंने रास्ता पूछा उतना बताइए। आप रसगुल्ले का भाव बता रहे हो, आप जमीर जगने की बात कर रहे हो। कोई सवाल उठता है तो उसके जब वो
हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है तो ये रिपोर्ट वाली कंपनी फ्रॉड है करके सवाल उठाते हैं। हिंडनबर्ग ने उठाए हुए सवालों के जवाब नहीं देते। जब हिंडनबर्ग के बारे में पूरी चर्चा होने लगती है तो पांचजन्य कहता है कि देश विकास कर रहा है, वो विकास रोकने के लिए ये ऐसी चालें चली जाती है। अरे भारत का विकास अमेरिकन कंपनी क्यों रोकेगी? भारत जितना विकसित होगा वो तो उनके लिए अच्छा है। वो तो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, जितना शेयर मार्केट बड़ा होगा उतना खेल बड़ा करेंगे। उन्होंने तो अपने फायदे के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट छापी, लेकिन मेरी उसका क्या फायदा होता है ये देखने के बजाय मैं ये देखता हूं कि मेरे देश में कारपोरेट सेक्टर में कितनी गंदगी भरी हुई है, उस पर कोई बात नहीं करता। मुझे लगता है वो आज तक की ही एंकर थी जिसने पूछा कि आपके पास सबूत क्या है। मैं तो नाम ही लेके बात करें, हम डरे किस बात के? राष्ट्रीय मीडिया कहां से हो गया वो? एक तो प्रज्ञा जी, हमको दलालों को मीडिया कह कह के हमारी खुद की बेइज्जती करनी नहीं चाहिए। उन्हीं के चैनल में मैं मोहतरमा को पूछना चाहता हूं, उन्हीं के चैनल में एक कार्यक्रम आता है चौधरी साहब का, ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें इतना ब्लैक बोला जाता है, यदि उसके प्रूफ पूछने लगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे इनके। वो लोगों से हिलने के कारण पुल टूटने की बात करते हैं, जिसमें 136 लोग मारे गए गुजरात में। उनको पूछा जाए ये प्रूफ कहां से लाए? उन्होंने जब इंटरव्यू लिया गुलाम नबी आजाद का तब तो प्रूफ नहीं पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि राहुल गांधी विदेश में अवांछित उद्योगपतियों को मिलते हैं। तब तो मजे ले लेके राहुल गांधी को कोस रहे थे। तब प्रूफ पूछिए ना। एक राज्यपाल कह रहा है, वो राज्यपाल की एक अथॉरिटी होती है, और वो राज्यपाल यदि गलत कह रहा होता तो उस राज्यपाल को आप टर्मिनेट कर सकते थे, राज्यपाल को जेल कर सकते थे। उस राज्यपाल आपको जम्मू कश्मीर में तकलीफ देने लगा, आपने गोवा भेजा। गोवा में तकलीफ देने लगा, आपने 3-4 जगह भेजा। आप उनको निकाल क्यों नहीं देते? जो राज्यपाल 40 लोगों की शहादत का मजाक उड़ा रहा होगा, जैसा कि वो प्रूफ मांग रहे, तो मजाक ही उड़ा रहा है ना। उस राज्यपाल को आपने गोवा का राज्यपाल किस बिना पे बना के भेजा? क्या गोवा में जनता नहीं रहती है, जानवर रहते हैं कि किसी को भी आप हाकने के लिए भेजो? आपको वो आदमी राज्यपाल बनने के लिए सक्षम लगा? यदि वो आदमी सक्षम है तो उसको सवाल के जवाब पूछे। क्या मरने वाले वो 40 शहीद आके कहेंगे इनके चैनल पे बैठ के? 2000 के नोट में चिप डालने वाले ये लोग कल यदि ये कहे कि हमारा एक रिपोर्टर जाके स्वर्ग में मिलके भी आया किसी को, तो हमको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे तेज है वो, सबसे पहले पहुंच जाएंगे। शर्म आनी चाहिए। 40 लोगों की शहादत पे आंसू बहाने के पहले आप पूछते हो कि आपके पास प्रूफ क्या है? गवर्नर को पूछते हो कि आप किस अधिकार से बोल रहे हैं? तो फिर अब राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि तब वहां ऊपर राज्यपाल नहीं थे, राज्यपाल थे, फुल फ्लेज राज्यपाल थे जब उन्होंने ये बात कही। अब गवर्नर और मुख्यमंत्री को ही पूछा जाएगा प्रूफ क्या है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी को भी एक दिन पूछ ही लीजिए कि देश का विकास हो गया तो प्रूफ क्या है? आपके चैनल को मिलने वाला विज्ञापन देश का विकास नहीं है ना। कि आपने मालिक ने कोई नई गाड़ी खरीदी या नया बंगला खरीदा, वो प्रूफ नहीं है विकास का। हम तो वो पत्रकारिता करते हैं कि देश के अंतिम व्यक्ति को रोटी मिलती कि नहीं मिलती। जिस देश में 81 करोड़ लोग सरकार के दिए हुए अनाज पे जिंदा है, वहां विकास की बात हो रही है। मैंने बोला लेट से ही आत्मा जागृत हो गई तो उसको ऑनर तो करो। आप उसमें देरी क्यों कर रहे हो? देखिए, जहां तक मुझे कई हमारे मीडिया में हमारे मित्र है, ऐसा नहीं कहता हूं मैं कि सारे टेलीविजन चैनल में काम करने वाले कर्मचारी, देखिए ये मजबूरी है। आप नौकरी करते हैं, 1-1.5 लाख की तनख्वाह है, आपका गाड़ी का ईएमआई है, घर का ईएमआई है, बच्चों की फीस है। हर आदमी अपने जैसा नहीं रहता कि अपना तो कोई लेना देना नहीं, भैया कहां से भी बैग उठा के कहीं चले जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री बोलते मैं फकीर हूं, वो तो चले जाएंगे कहीं पे भी। लेकिन मैं वो कुर्ता खादी पहनने वाला पत्रकार हूं, मैं तो कोई 16 लाख का सूट तो नहीं पहनता। तो सारा
घूम फिरा के मामला ये आता है कि ये इनको, मैं कई पत्रकारों को मैंने पूछा कि मैंने यार इतना बड़ा हमला हो गया, बोला यार कुछ गड़बड़ है, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि इस पे कोई बात नहीं होगी। इसीलिए जब किसी ने पुलवामा नाम सब्जेक्ट उठाते से ही मोहतरमा बिलबिला के उठी और बोली कि क्या प्रूफ है आपके पास, क्यों ऐसी बात करते हैं आप। ये बौखलाहट जो थी वो डर था कि अरे बाबा ये पुलवामा का नाम कैसा ले लिया चैनल में, लाइव प्रोग्राम में तो रोक नहीं सकते, रिकॉर्डेड तो था नहीं। ये वो बौखलाहट थी, क्योंकि नौकरी जाने का डर है। पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। अब इसका प्रूफ भी गृह मंत्री को पूछना चाहिए था एंकर ने तब। सतपाल मलिक की निहित स्वार्थीय हित है इसमें, तो आपके पास क्या प्रूफ है। फिर वो कहते कि सतपाल मलिक क्या रिकॉर्डिंग है मेरे यहाँ, मेरे पास आए थे, मुझे बोल रहे थे कि 5 साल के लिए और गवर्नर बनाइए, मुझे राज्यसभा दीजिए, मुझे कई विदेश में राजदूत बना के भेजिए, मुझे किसी कारपोरेशन का चेयरमैन बनाइए, ऐसा सतपाल मलिक कह रहे थे। हमने कहा कि नहीं सतपाल जी अब आपकी उम्र हो गई है। फिर उन्होंने हमको धमकाया, फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। इसलिए सतपाल मलिक ये बोल रहे हैं, कुछ तो कहें, कहीं तो कहे। सतपाल मलिक के भी पीछे लगे, ढूंढे कितनी प्रॉपर्टी है। सतपाल मलिक यदि दूध के धुले नहीं होंगे तो आप और हम सतपाल मलिक के कोई सगे थोड़ी हैं। सतपाल मलिक ने सवाल उठाए, जो सवाल उठाए वो देश की सुरक्षा को लेके है, जवानों की शहादत को लेके है, देश में पनपते भ्रष्टाचार को लेके है। इन सारी बातों पे यदि एक राज्यपाल कहते हैं तो उसको जवाब देना होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी या गोदी मीडिया जिस गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी छोड़े हुए 1 साल हो गया, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद अपनी जीवनी लिखी, उसमें जो सवाल उठाते हैं वो कांग्रेस पे, उसको वो मजे ले लेके चलाते हैं। और फिर आपको लगा फिर राहुल गांधी इस लायक नहीं है, और राहुल गांधी कैसे है, और गुलाम नबी आजाद बोलते हैं। तब तो गुलाम नबी आजाद को प्रूफ नहीं पूछा, तब तो गुलाम नबी आजाद को ये नहीं पूछा, बोला गया कि तुम्हारा जमीर तब क्यों नहीं जगा, जब पार्टी में थे तब क्यों नहीं बोला, जमीर क्यों नहीं जगा आपका। तब राहुल गांधी जिंदाबाद के राहुल जी करते हुए कैसे भागते थे पीछे। ये सवाल तो नहीं पूछा हो एंकर ने ब्लैक एंड व्हाइट में, क्योंकि उसमें व्हाइट कुछ नहीं रहता, ब्लैक की ब्लैक रहता है। सतपाल मलिक नहीं, क्योंकि इसमें सरकार फंसती है। कल यदि ये प्रूफ हो गया कि ये सरकार ने पुलवामा होने दिया क्योंकि चुनाव में इसका फायदा उठाना था, यदि ये कल प्रूफ हो गया तो ये सरकार की स्थिति क्या होगी आप सोच भी नहीं सकते। तो सरकार इससे भाग रही है, नहीं भागती सरकार पेगासस से भागी। सरकार उसी समय कह देती कि हाँ हम पेगासस, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ी। सरकार भाग क्यों रह जाती है, सरकार जवाब क्यों नहीं देती। प्रधानमंत्री ने अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये हमारे यहाँ परंपरा है, प्रधानमंत्री हर साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री सवालों से डरते हैं। बोलते जरूर है कि मैं चर्चा के लिए खुला हूं, रात को 3 बजे भी बोलिए, लेकिन सवाल को जवाब नहीं देते। और जब उनको इंटरव्यू करवाना ही होता है तो फिर अक्षय कुमार को बुलाया जाता है। फिर वो पूछते हैं कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। अक्षय जी बेचारे, उसकी क्या, वो हीरो है, वो दिया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, डायलॉग्स। वो कोई पत्रकार तो है नहीं। आज उनको भी गिल्टी फील होता होगा कि मैंने क्या सवाल पूछा, पूरा देश मुझ पे हंस रहा है। प्रधानमंत्री आम काट के खाए, चूस के खाए या उसमें स्ट्रॉ डाल के खाए, उससे देश को कोई लेना देना नहीं। उससे देश की गरीबी, बेरोजगारी, देश पे बढ़ता हुआ कर्जा, देश में सामाजिक ताना बाना जो टूट रहा है, अराजकता फैल रही है, देश में कानून व्यवस्था, इन तमाम बातों का, महंगाई, इन तमाम बातों का उस आम से कोई लेना देना नहीं। एक पत्रकार है, हमारे भाई जैसे हैं, उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री जी आपके पर्स में पैसे कितने होते हैं। प्रधानमंत्री की पर्स में पैसे रहे ना रहे, 5,000 रहे या 5 रुपए रहे, उससे इस देश का अंतिम व्यक्ति या बेरोजगार को क्या फर्क पड़ेगा। सवाल जिनके पास है उनको प्रधानमंत्री बात नहीं।
हाँ, आप थकते से पूछे, कोई काम करे तो थके ना। 24 घंटा आप सिर्फ यही देखते हो कि इसको कैसा निपटाना, उसको कैसा निपटाना, ये पार्टी, ये सरकार कैसी तोड़ना, इसी में बिजी रहते हैं। 24 घंटा और 28 घंटा काम करने वाले प्रधानमंत्री अब इतिहास हो गए हमारे देश में। देश के लिए काम करने वाले, अपने राजनीतिक स्वार्थ, अपने पार्टी के लिए, विपक्ष को निपटाने के लिए 24 घंटा सक्रिय लोग तो बहुत रहते हैं। ये तो प्रधानमंत्री 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं। मतलब चाटुकारिता नहीं नहीं, उनको पूछना पड़ेगा कि चाटुकारिता करते करते आप क्यों नहीं थकते गुरुजी, जो ऐसे सवाल पूछते हो। लेकिन आदत हो गई, आदत से मजबूर है, हम भी आदत से मजबूर है, क्या करें। या तो फिर पत्रकारिता छोड़ के कोई दूसरा ही काम शुरू करें, यही लगता है। यही मतलब, नहीं कोई दूसरा काम करेंगे तो वहां जो 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 मैंने वही तो कहा, दूसरा कोई काम भी शुरू करेंगे, वहां पे भी विद्रोही कहलाएंगे, वहां पे भी लोग बाहर कर देंगे। ये हमको सूट नहीं होता, क्योंकि व्यवस्था को सवाल पूछना, गलत होने पे सवाल पूछना, ये इंसान का नेचर होना चाहिए। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।